हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। क्यों नहीं अच्छे होंगे, बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। सबसे पहली बात, हमने कल के वीडियो में बताए थे कि आपको क्लास 10th में पढ़ने का तरीका क्या है। आज हम बता रहे हैं कि क्लास 10th का पहला क्लास होता कैसे है। हम बताएंगे कि पहला क्लास इतना इंटरेस्टिंग, इतना मजेदार और इतना झांसू स्टाइल में पढ़ने वाले हैं कि आपको कोई भी दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज ये क्लास एग्जाम की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही। ये क्लास इतने बेहतरीन चैप्टर है, बिल्कुल मजेदार तरीके से पढ़ेंगे। अगर आपको डर लगता है कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे, अगर आपको डर लगता है कि ग्राफ किस तरीके से बनाएंगे, सारा चीज एक वीडियो के अंदर बता देंगे कि किस तरीके से होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के बड़े ही मजेदार टॉपिक, प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहली बात, चैप्टर का नाम क्या है? प्रकाश का परावर्तन है। परावर्तन किसका हो रहा है? प्रकाश का हो रहा है। तो हमें पता तो होना चाहिए कि प्रकाश होता क्या है। क्या है ये प्रकाश, कहां से आ गया? प्रकाश क्या है? तो सबसे पहली बात, प्रकाश ऊर्जा का एक स्रोत है जिसके माध्यम से हम कोई भी वस्तु को देखते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं, है ना। एक मजेदार बात यह है कि प्रकाश खुद नहीं दिखता है, प्रकाश की वजह से हम कोई दूसरी वस्तु को देख पाते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना जी, प्रकाश खुद दिखाई नहीं देता है, प्रकाश की वजह से हम कोई दूसरी वस्तु को देख पाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि प्रकाश तरंगों की गति उस माध्यम पर निर्भर करती है जिससे वह गुजरती है। बाबू भाई, प्रकाश की तरंगों की गति उस माध्यम पर निर्भर करती है जिससे वो गुजरती है। मिसाल के तौर पर, अगर प्रकाश कांच से होते हुए गुजरेगी और प्रकाश हवा से होते हुए गुजरेगी, तो सबसे ज्यादा उसकी जो गति होगी, उसकी जो रफ्तार होगी, वो किस में होगा? जाहिर सी बात है, हवा में होगा। तो प्रकाश की गति जो है उसके गुजरने वाले माध्यम पर निर्भर करता है कि वो किस माध्यम से गुजर रहा है। अगर प्रकाश की गति जो है, जैसे हवा में प्रकाश की गति, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है बाबू भाई? 3 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकंड होता है। 3 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकंड, ये तुम्हारा निर्वात में चाल है। इसी प्रकार जैसे निर्वात और हवा दोनों क्या होता है? बराबर होते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात को। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकंड होता है। पहली बात हम ये बताएं कि प्रकाश की चाल हमेशा उस माध्यम पर निर्भर करता है जिस माध्यम में प्रकाश चलता है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाते हैं। अब आते हैं प्रकाश ऋतु रेखीय संरचन। प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश एक ऐसी रेखा में गमन करता है बाबू, प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करते हैं। जैसे मैं तुम्हारा सीधा हूं, उसी प्रकार प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, प्रकाश टेढ़ी रेखा में गमन नहीं करता है। तीसरी बात ये बता रहा है, प्रकाश की किरण वह सीधी रेखा जिसके साथ प्रकाश चलता है और प्रकाश की किरणों के समूह में प्रकाश पुंज कहते हैं, उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। अब प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश अगर किसी समूह के साथ जा रहा है तो उसे किरण पुंज कहेंगे। प्रकाश जब एक बार जा रहा है उसे किरण कहेंगे। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं फिर दूसरे में। अब आते हैं प्रकाश का परावर्तन। किसमें आते हैं बाबू भाई? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन होता क्या है? प्रकाश का परावर्तन होता क्या है? जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु की सतह से टकराकर वापस लौटती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटती हैं तो इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखो, कोई भी प्रकाश किसी चीज से टकराया, टकराने के बाद फिर जब वो लौटता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे दिख रहा हूं तुम लोग को, तो सबसे पहली बात, यहाँ पे कोई लाइट है जो मुझसे टकराया, टकराने के बाद फिर तुम्हारे कैमरे पे गया, फिर तुम हमको देख पा रहे हो, ये क्या है? प्रकाश का परावर्तन है। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन उसे कहते हैं। कोई किरणें आई 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 और आने के बाद फिर चली गई, इसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सीधा सा फंडा है, ज्यादा कुछ है नहीं। अब फिर दूसरा क्या कह रहा है? आपतित किरण। देखो बाबू भाई, ये जो आने वाली किरण है, ये जो आने वाली किरण है, कोई भी किरणें जब किसी वस्तु से टकरा रही है तो टकराने के दौरान वो आ रही है, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। और इससे टकराने के बाद जो वापस लौटती है बाबू भाई, इसे परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? परावर्तित किरण कहते हैं। कोई दिक्कत? अब परावर्तित किरण और आपतित किरण के बीच में एक काल्पनिक रेखा खींचा जाता है जिसे हम लोग अपनी भाषा में अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? अभिलंब कहते हैं। अभिलंब को इंग्लिश में बाबू भाई नॉर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्मल। एक काल्पनिक लंब रेखा है जो बिल्कुल 90 डिग्री पे बैठाया जाता है आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में। अब जब ये तीनों चीज जिस बिंदु पे मिल रहा है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। ये जो तुम्हारा दर्पण है, ये तुम्हारा समतल दर्पण है। कोई भी दर्पण ऐसा करके सीधी रेखा पे जा रहा है उसे क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। कोई दिक्कत परेशानी? अब जो यहाँ पे देखोगे, ये जो लड़का है यहाँ पे दर्पण के सामने बैठकर ये सजने संवरने का काम करता है, ये भी क्या है? प्रकाश का परावर्तन है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं बाबू भाई, टाइम नहीं ज्यादा लेंगे, बहुत जल्दी पढ़ाएंगे। अब आते हैं प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं?
तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? सिर्फ दो नियम है। वो क्या क्या है? देखो, आपतन कोण, सबसे पहला इसे मान लो कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु दर्पण पर खींचे गए अभिलंब तीनों जो होते हैं एक ही समतल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों जो होते हैं एक ही समतल में होते हैं, इसीलिए ये तुम्हारा पहला नियम है। देखिए यहाँ पे जो आपतित किरण है यहाँ पे आया, परावर्तित किरण है ये भी यहाँ से गया, और ये जो अभिलंब है यहाँ पे आया, और ये जो है आपतन बिंदु है। कौन सा बिंदु है? आपतन बिंदु है। तीनों एक ही समतल में मिल रहा है, ये तुम्हारा पहला नियम है। दूसरा नियम ये कहता है कि जब भी तुम्हारा कोई आपतित किरण यहाँ से आ रहा है और ये परावर्तित किरण यहाँ से जा रहा है, इसके बीच में जो कोण बनेगा बाबू भाई, आई बट्टा कोण आर, कोण आई और कोण आर, ये दोनों कोण जो है आपस में बराबर होते हैं। दोनों कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं, ये नहीं बदलते हैं। अगर कोण आई जितना रहेगा कोण आर भी उतना रहेगा, ये आपस में कभी नहीं बदलते हैं। ये भाई साहब तुम्हारे दोस्त की तरह नहीं है, ये हमेशा सेम ही रहता है, ये हमेशा बराबर ही रहता है। नहीं समझे? इस तरीके से याद करना है। सीधी सी बात इसमें याद रखना है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। कितने नियम है? दो नियम है। सबसे पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये दोनों क्या रहते हैं बाबू भाई? आपस में बराबर रहते हैं। बस इतना सही है, बस इतना सही है। टेंशन ले रहे हो क्या? है? अरे मेरे रहते हुए तुम टेंशन ले रहे हो? टेंशन नहीं लेना है, धीरे धीरे पढ़ाएंगे, बड़े प्यार से पढ़ाएंगे। टेंशन क्यों ले रहे हो तुम? मेरे होते हुए टेंशन नहीं लेना बाबू। प्रकाश स्रोत, इसमें आते हैं प्रकाश स्रोत। अब प्रकाश स्रोत होता क्या है? प्रकाश स्रोत होता क्या है? वह वस्तु जहां से प्रकाश निकलती है या उत्सर्जित होती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब कोई वस्तु है जहां से प्रकाश निकलती है या प्रकाश उत्सर्जित होती है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। मैं जो यहाँ पे खड़ा हूं तो क्या मेरे अंदर से प्रकाश निकल रहा है? नहीं निकल रहा ना, तो मैं प्रकाश स्रोत नहीं हो सकता। लेकिन मैं यहाँ पे तुमको दिख रहा हूं क्योंकि सामने में बल्ब लगा हुआ है, इस बल्ब से जो प्रकाश आ रही है ये प्रकाश का स्रोत है। जुगनू से जो प्रकाश निकलती है प्रकाश के स्रोत है। सूर्य से जो प्रकाश निकलता है प्रकाश के स्रोत है। यानी जिस माध्यम से, जिस वस्तु से तुम लोग प्रकाश निकल सकते हो या फिर प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। बाबू भाई इतना सा बात याद रखना है, क्या गुंडा बनेगा रे। अब आते हैं प्रदीप्त पदार्थ और अप्रदीप्त पदार्थ। देखो, प्रदीप्त पदार्थ उसे कहते हैं जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है या उत्सर्जित होता है उसे प्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। नोट्स में भेज दूंगा, पहले बात सुन लो उसके बाद डायरेक्ट लिख लेना, ठीक है। पदार्थ उसे कहते हैं जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है, जैसे जलती हुई बल्ब, जलता हुआ मोमबत्ती, सूर्य, तारा, जुगनू, ये सब क्या है? प्रदीप्त पदार्थ है। अप्रदीप्त पदार्थ उसे कहते हैं जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है। मैं हो गया, तुम हो गया, मेरे स्टूडेंट हो गया, प्यारे प्यारे, ये सब क्या? अप्रदीप्त पदार्थ है। जैसे टेबल हो गया, किताबें हो गया, ये सब क्या है? अप्रदीप्त पदार्थ है। ध्यान से पढ़ना है, एक एक बात को ध्यान से रखना है। अब आते हैं तुम्हारे सबसे प्यारी, सबसे बेहतरीन किरण। किरण किसे कहते हैं? ये वो वाला किरण नहीं है, ये किरण कह रहा है कि कोई प्रकाश की किरणें ऐसा करके जब मैं छोड़ूंगा तो ऐसा करके जो लंबा होती हुई जाएगा, ये किरण है। क्या है? ये किरण है। तो किरण एक सीधी रेखा पे गमन करता है। क्या करता है बाबू? प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसे क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। यानी प्रकाश जिस पथ पर चल रहा है, जैसे चल रहा है, उसे किरण कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? समझ नहीं चाहिए। अब आते हैं किरण पुंज। देखो, अगर कोई रेखा एक रेखा जा रहा है प्रकाश का, उसे किरण कहते हैं। लेकिन बहुत सारी किरणें जब एक साथ जा रहा है उसे किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं कि किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। अब किरण पुंज जो होते हैं ना बाबू भाई, ये तीन प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है समांतर किरण पुंज, एक होता है अभिसारी किरण पुंज, एक होता है अपसारी किरण पुंज। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। अब आते हैं समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? वैसे किरण पुंज जिसमें सभी किरणें आपस में बिल्कुल समान तरीके से जा रहा है उसे क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी किरण पुंज उसे कहते हैं जो बहुत सारी किरणें आ रहा है और आने के बाद एक बिंदु पर आके मिल रहा है, उसे क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अपसारी किरण पुंज उसे कहते हैं जो बहुत सारी किरणें तो आ रहा है, एक जगह से आ रहा है और बहुत ज्यादा जाते जाते वो छितर जाता है, यानी बढ़ जाता है, डिवाइड हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तीन बात याद रखिएगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं तुमको एक डायग्राम बना के दे दूं कि यहाँ पे देखो ये किरणें ऐसा करके जा रहा है, ये किरणें ऐसा करके जा रहा है बाबू, ये क्या है? समांतर किरण पुंज। ये क्या है? समांतर किरण पुंज है। अगर मिसाल के तौर पे मैं तुमको ऐसा करके कोई किरण दे दूं बाबू भाई, ऐसा करके कोई किरण दे दूं, ऐसा करके एक जगह पे आगे मिल रहा है, इसे क्या कहते हैं? अभिसारी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अभिसारी।
कोई किरणें ऐसा है जो एक बिंदु से होते हुए चारों तरफ फैल रहा है, एक बिंदु से होते हुए चारों तरफ फैल रहा है, उसे क्या कहते हैं? अपसारी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अपसारी कहते हैं। याद रहेगा आपको, याद होना ही चाहिए, ना होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जब भी कोई किरणें बिल्कुल एक समांतर रेखा पे जा रहा है उसे समांतर किरण कुछ कहते हैं। कोई किरणें ऐसे होते हैं जो बहुत सारे किरणों से आ रहा है, आने के बाद एक बिंदु पे मिल रहा है, उसे क्या कहते हैं? अभिसारी कहते हैं। बहुत सारी किरणें ऐसे हैं जो एक बिंदु से निकलने के बाद चारों तरफ फैल रहा है, उसे क्या कहते हैं? अपसारी कहते हैं। कोई दिक्कत? बढ़ते हैं आगे। माध्यम किसे कहते हैं? प्रकाशीय माध्यम उसे कहते हैं जिस माध्यम से होकर प्रकाश जा रहा है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे खड़ा हूं, तो मेरे पास जो प्रकाश आया किसके माध्यम से आया? ट्रेन से तो नहीं आया, हवाई जहाज से भी नहीं आया, ये आया किसके माध्यम से? हवा के माध्यम से आया। तो हवा क्या हो जाएगा? प्रकाशीय माध्यम हो जाएगा। अब कभी मछली पकड़ने जाते हैं तो मछली के जब मछली पकड़ते हैं बाबू रात में, तो पानी के अंदर से प्रकाश जा रहा है, तो प्रकाश किस माध्यम से होते जा रहा है? पानी से होते हुए जा रहे हैं, तो माध्यम क्या हो जाएगा? पानी हो जाएगा। कांच से होते हुए कोई प्रकाश जा रहा है तो माध्यम क्या हो जाएगा? कांच हो जाएगा। बट हमको एक बात याद रखना है कि जिस माध्यम से होते हुए प्रकाश जा रहा है उसे क्या कहते हैं? प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। जैसे तुम मिसाल के तौर पर देख लो, यहाँ पे एक पेड़ है, यहाँ से सूर्य का प्रकाश इस पेड़ पर टकराया, टकराने के बाद परावर्तन के बाद इस बच्चे के आंख में गया, आंख में जो गया किसके माध्यम से गया? वायु के माध्यम से गया। तो प्रकाशीय माध्यम क्या रहेगा? हवा रहेगा। क्या रहेगा? वायु रहेगा। कोई दिक्कत? बोलो भाई। भी हो सकता है ना? जिस माध्यम से होते हुए प्रकाश जाएगा उसी को क्या कहते हैं? प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। अब आते हैं प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ के प्रकार। देखो, जब हम पदार्थ को डिवाइड करते हैं, जब हम रासायन पे पढ़ते हैं पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, तो पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव और गैस। लेकिन हम इसमें पढ़ रहे हैं कि प्रकाश के गमन के आधार पर, यानी प्रकाश किस में चल सकता है, किस में रुक सकता है और किस में थोड़ा थोड़ा जा सकता है, इस गमन के आधार पर अगर मैं पदार्थ को बांटूं तो पदार्थ बाबू 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक होता है पारदर्शी, एक होता है परभासी, एक होता है अपारदर्शी। तीनों को एक डिटेल के साथ समझते हैं और इसमें जो चित्र लगा हुआ है इसको बड़े ध्यान से देखते हैं। देखो, पारदर्शी माध्यम उसे कहते हैं, इसके सामने देखो एक कांच लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है बाबू? कांच लगा हुआ है। कांच के उस पार में जैसे देखोगे उसमें पेड़ है, तो यहाँ से जो सूर्य की किरणें आने का उस पार में दिखाई दे रहा है, ये जो कांच है, ये जो माध्यम है जिसके माध्यम से बिल्कुल प्रकाश गुजरते हुए हमें दिख रहा है, ये जो कांच है ये तुम्हारा क्या है? पारदर्शी माध्यम है। कैसा माध्यम है? पारदर्शी माध्यम है। अब मैं तुमको देख पा रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी वस्तु रखा हुआ मैं इसको देख पा रहा हूँ, एक पारदर्शी माध्यम है। हवा क्या है? पारदर्शी माध्यम है ना? अब कुछ चीज ऐसे हैं जो परभासी होते हैं। क्या होते हैं बाबू? परभासी। जैसे परभासी पदार्थ उसे कहते हैं, ये थोड़ा सा दिखता है कि सामने कुछ तो है बट क्लियरली नहीं देख पाता है ना, उसे कहते हैं परभासी पदार्थ। जैसे आपका घिसा हुआ कांच, तेल लगा कागज, धुआं, कुहासा, ये सब चीज क्या हो जाएगा? परभासी हो जाएगा। आप लोग जानते हैं कि धुआं में पूरी तरीके से नहीं दिखाई देता है। बोला अपारदर्शी पदार्थ किसमें आते हैं? अपारदर्शी पदार्थ। देखो, अपारदर्शी पदार्थ बिल्कुल एक गुंडा है। कैसा है? बिल्कुल गुंडा है। वो सीधे कहता है कि प्रकाश हम तुमको पार नहीं होने देंगे। देखो, बाद में मैं गुंडे की बात कर रहा हूं तो गुंडे में गुंडा वाला चश्मा होना चाहिए। देखो, यहाँ पे जो अपारदर्शी पदार्थ है, अपारदर्शी कह रहा है कि जितने भी प्रकाश आओगे हम तुमको उस पार दिखने नहीं देंगे। ये क्या है? अपारदर्शी पदार्थ है। अपारदर्शी पदार्थ में मेरा बाबू, अपारदर्शी पदार्थ में तुम्हारा दीवार आ सकता है, अपारदर्शी पदार्थ में तुम्हारा कोई काट आ सकता है, कोई लकड़ी आ सकता है, अपारदर्शी पदार्थ में तुम्हारा कोई इंसान का शरीर आ सकता है, किसी का भी शरीर आ सकता है ना? ये सब क्या? अपारदर्शी पदार्थ है। दिक्कत हो रहा है? चश्मा खोल दे कि अंधेरा जैसा लग रहा था तुम लोग। एक तो तुम लोग पहले से काला हो, ऊपर से चश्मा के बाद और काला लग रहे हो। ढला हो जाओ। छाया किसे कहते हैं? सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लो तुम। जब प्रकाश की किरणें गमन पथ पर किसी अपारदर्शी पदार्थ वस्तु से टकराकर पार नहीं कर पाती है, तो उसके बाद में जो अंधेरा करके कोई छाया बनता है, अंधेरा करके कोई चीज बनता है जिसे हम लोग छाया कहते हैं। देखो देखो, कोई प्रकाश की किरणें किसी अपारदर्शी पदार्थ से टकराने के बाद पार नहीं होता है, तो इसके पीछे जो छाया बनेगा, जो अंधेरा पथ बनेगा, उसी को छाया कहते हैं। जैसे मान लो कि ये जो है पेड़ है, ये क्या है? पेड़ है। पेड़ से प्रकाश टकराया, टकराने के बाद इसको पार नहीं कर पाया, इसके नीचे में जो है छाया बनेगा बाबू अंधेरा करके, उसे क्या कहते हैं? छाया कहते हैं, है ना? तो छाया तब बनता है जब कोई पदार्थ अपारदर्शी रहता है। छाया तब कभी नहीं बनेगा जब तुम्हारा पदार्थ क्या रहेगा? पारदर्शी रहेगा। पारदर्शी माध्यम में छाया नहीं बनता है, अपारदर्शी में छाया बनता है। ठीक है, इतना सब याद रखिएगा। दर्पण वह चिकनी और चमकीली सतह जो प्रकाश के परिवर्तन के नियमों का पालन करती है तथा जिसके कारण वस्तुओं का प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का या फिर दर्पण कहते हैं। देखो, दर्पण वह चिकनी और चमकीली सतह है
जिसमें प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन होते हैं, उसे दर्पण कहते हैं। और जिसकी वजह से हम अपने प्रतिबिंब को दर्पण में देख पाते हैं, वैसे दर्पण कहते हैं। अब यहाँ पे देखो कि दर्पण तुम्हारा 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहली बात, समतल दर्पण। क्या होता है बाबू भाई? समतल दर्पण। दूसरा क्या होता है? अवतल दर्पण। दूसरा क्या होते हैं? अवतल दर्पण। तीसरा क्या होते हैं? उत्तल दर्पण। याद रहेगा? सीधी होती है वो। समतल दर्पण कैसी होती है? सीधी होती है। प्रतिबिंब सीधा और समान आकार का बनता है, दाएं बाएं उल्टा दिखाई देता है। उदाहरण, घर का आईना। कॉकरोच, कॉकरोच आ गया। तुम्हारी पार्टी बन गया तो इसलिए तुम्हारा इज्जत इतना बढ़िया है रे। हट। समतल दर्पण सीधा बनता है, प्रतिबिंब जो बनता है वस्तु के आकार के बराबर बनता है। उसके बाद तुम्हारा दाएं बाएं उल्टा दिखाई देता है, यानी अगर उसमें तुम दाएं हाथ उठाओगे तो बाएं हाथ नजर आएगा। ऐसा। सबसे पहले आते हैं गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? देखो यहाँ पे, गोलीय दर्पण वे दर्पण होते हैं जिनकी परावर्तक सतह किसी गोले का भाग होते हैं, उसे क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? गोलीय दर्पण कहते हैं। अब जैसे देखोगे कोई भी गोलीय दर्पण उसे कहते हैं जो बिल्कुल खोखले गोले आकार का कोई भाग रहता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। और गोलीय दर्पण से बाबू भाई 2 प्रकार के दर्पण निकलते हैं। कितने प्रकार के दर्पण निकलते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। एक होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण जो रहता है, अवतल दर्पण अंदर की तरफ से धंसा हुआ होता है। अवतल दर्पण जो होते हैं अंदर की तरफ से धंसा हुआ होता है। ये जो तुम्हारा बाहर वाला ये कठोर सतह है। कैसा सतह है? कठोर सतह है। अब ऐसे आते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के परावर्तक सतह जो होती है उभरी हुई होती है। कैसी होती है? उभरी हुई। जैसे यहाँ पे देखोगे, जब भी मैं यहाँ पे कोई गोलीय दर्पण बनाता हूँ और इसके अंदर की तरफ थोड़ा सा ड्राइंग कर देता हूँ, अंदर की तरफ यहाँ पे पेंट हो जाता है, यानी कठोर सतह हो जाता है। इसके बाहर की तरफ जब भी देखोगे तो बाहर की तरफ क्या होते हैं? कहते हैं। अब आते हैं तुम्हारा अगले स्लाइड में। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण बात है गोलीय दर्पण के अंदर, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे हमें पढ़ना चाहिए और जानना चाहिए कि गोलीय दर्पण में आखिर होता कैसे है और क्या क्या है। देखो यहाँ पे, गोलीय दर्पण में ध्रुव को पी कहते हैं। क्या कहते हैं? पोल कहते हैं जिसे। एक ध्रुव होता है जिसे पी से दर्शाते हैं। गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र बिंदु होता है। गोलीय दर्पण के, ये जो अगर तुम्हारा गोलीय दर्पण है, इसकी जो परावर्तक सतह रहता है, तो यहाँ पे तुम्हारा पोल रहता है। अब बताइए वक्रता का केंद्र, वक्रता केंद्र सी। गोलक का केंद्र जिसका भाग दर्पण की परावर्तक सतह बनता है, उसे वक्रता केंद्र कहते हैं। अब जैसे वक्रता केंद्र कहाँ पे रहेगा? गोलक के जो केंद्र रहता है उसे वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? वक्रता केंद्र कहते हैं। मामा किसमें आते हैं? वक्रता त्रिज्या। उस गोले की त्रिज्या जिसका भाग दर्पण की परावर्तक सतह बताता है या फोकस लंबाई की 2 गुनी बराबर होती है, उसे क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। देखो यहाँ पे तुम्हारा त्रिज्या है और यहां से लेकर यहां तक, यानी केंद्र से लेकर यहां तक की दूरी, केंद्र से लेकर यहां तक की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? त्रिज्या कहते हैं। लेकिन ये जो है फोकस की 2 गुनी होती है। इसका मतलब जो त्रिज्या रहेगा बाबू भाई, ये त्रिज्या का आधा होगा। यहां से लेकर यहां तक की दूरी एफ रहता है। क्या रहता है? एफ, यानी फोकस रहता है। इस तरीके से फोकस और त्रिज्या के भी संबंध होते हैं। अब आते हैं प्रधान अक्ष। देखो, कोई भी गोलीय दर्पण रहता है, इसके बीच में जो लकीर खींचा गया, ये क्या है? प्रधान अक्ष। क्या है? प्रधान अक्ष। तो प्रधान अक्ष दर्पण का सीधी रेखा है जो ध्रुव पी और वक्रता केंद्र सी से होकर गुजरता है। ध्रुव पी और वक्रता केंद्र सी से होकर गुजर रहा है, उसे क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष कहते हैं। अब आते हैं प्रधान फोकस। देखो, प्रधान अक्ष पर वह बिंदु जहां पर परावर्तक के बाद प्रकाश की समांतर किरणें या तो एकत्रित होती है या अवतल दर्पण में या फैलती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण में। इस तरीके से जैसे देखोगे, अगर मैं तुमको बताऊं बाबू भाई, ये क्या बताने जाऊंगा, आगे बता दूंगा, ठीक है, लेकिन मान लो कि ये फोकस है। क्या ये? फोकस है। अब फोकस लंबाई, ध्रुव और प्रधान के फोकस के बीच की दूरी को फोकस लंबाई कहते हैं। गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का व्यास, गोलीय दर्पण की ये जो तुम्हारा परावर्तक सतह है, इसकी अगर मैं व्यास पूछूं तो यहां से लेकर यहां तक की त्रिज्या और यहां से लेकर यहां तक की त्रिज्या, दोनों को जब आपस में जोड़ा जाता है तब इसे क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। इन दोनों का व्यास को यहाँ पे सबसे पहली बात, यहाँ पे अगर तुम देखोगे एक सर्कल बना हुआ है, ये क्या है? गोलीय दर्पण है। ये क्या है? गोलीय दर्पण है। लेकिन बाहर में ऐसा करके ये किया जाता है, ड्राइंग किया जाता है, फिर बाहर में परतें चढ़ाई जाती है, तब इसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण ऐसे ही होता है, वो ऐसा करके देखो, यहाँ पे बाहर की तरफ ड्राइंग किया है और यहाँ पे तुम्हारा ये क्या रहेगा? अवतल दर्पण। अब आते हैं उत्तल दर्पण। देखो, उत्तल दर्पण में क्या होता है कि अंदर की तरफ ड्राइंग होती है। उत्तल दर्पण में क्या होते हैं? अंदर की तरफ ड्राइंग होती है। जब मैं इसके अंदर की तरफ ऐसा करके ड्राइंग कर दूं तो तुम समझ जाना कि ये तुम्हारा क्या है? उत्तल दर्पण है। क्या है ये? उत्तल दर्पण है। अब मैं इसको जैसे टुकड़ा कर दूंगा, ऐसा करके इसको टुकड़ा कर दूंगा, इसमें से जो दर्पण है, जैसे मान लो ये वाला निकालते हैं, क्या निकालते हैं? ये वाला, ये क्या ऐसा नहीं होगा?
क्या ये ऐसा नहीं होगा? तुम लोग बताओ, ईमानदारी के साथ बताओ, क्या ये ऐसा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। जब भी तुम्हारा ऐसा करके होगा तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? उत्तल दर्पण। देखो, जिसके बाहर वाली सतह उभरा हुआ हो, क्या इसका पेट थोड़ा सा बाहर नहीं निकला हुआ? जब ये निकला हुआ तो इसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अब इसका तुम देखो, जैसे इसका बाहर की तरफ ड्राइंग किया हुआ है, इसको जैसे मैं इस आधे से काट लूंगा तो ये ऐसे हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। कैसे रहेगा? ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण हो जाएगा। सबसे मेन बात हम तुमसे ये बता रहे हैं कि यहाँ से P से लेकर केंद्र तक की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। और P से लेकर केंद्र के त्रिज्या के आधा को क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? फोकस कहते हैं। ध्यान से रहना, कोई दिक्कत परेशानी? इन दोनों के बीच में जो संबंध बनता है बाबू, उसे 2f बराबर r या फिर r बराबर 2f या फिर होता है f बराबर r/2, f बराबर r/2। ये सब सूत्र से जानते हैं। इसको हम लोग आगे सिद्ध करेंगे बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, फिर मजा आ जाएगा। अब आते हैं प्रतिबिंब प्राप्त करने के नियम। देखो, किसी भी दर्पण में जो प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं उसके कुछ नियम होते हैं। वो नियम क्या है हम उससे जानते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। क्या बता रहा है भाई? क्या बता रहा है? कह रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष कौन ठो है? ये ठो है ना। मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी किरण आ रहा है, आने के बाद कहां से होते हुए गुजरेगा? कहां से होते हुए गुजरेगा? मुख्य अक्ष के समांतर जब भी कोई किरण ऐसे टकराता है, टकराने के बाद किससे होते हुए गुजरेगी? फोकस से होते हुए गुजरेगी। सबसे पहला नियम ये बता रहा है, कोई भी दर्पण रहेगा, सबसे पहले उसे मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी रेखा लेके जाओगे और जाने के बाद वो फोकस से होते हुए गुजरेगा। ठीक है, तो ऐसा करके फोकस से होते हुए गुजर गया। दूसरा नियम ये कहता है, नहीं पहले तो दोनों दर्पण में करना है ना, गलती क्या कर रहे हैं हम? फोटो कैसे कैसे बना देता है। देखो, इसको थोड़ा सा भूल जाओ, इसको थोड़ा सा क्या कर लो, भूल जाओ। हम तुमको यहाँ पे बता रहे हैं। जैसे मान लेते हैं ये हमारा क्या है? उत्तल दर्पण है। क्या ये हमारा उत्तल दर्पण है? तो उत्तल दर्पण ऐसा करके प्रधान अक्ष जाएगा, है ना जी। इसके समांतर कोई किरण ऐसा करके गया, जाने के बाद यहाँ से मुड़ जाएगा, यहाँ से मुड़ जाएगा। लेकिन यहाँ से कोई किरण काल्पनिक रेखा पे आती हुई प्रतीत होगी, जहां से गुजरेगा ना वहीं पे इसका क्या रहेगा? फोकस रहेगा। तो सबसे पहला नियम ये बता रहे हैं कि जब भी कोई किरण प्रधान अक्ष के समांतर जा रहा है तो कहां से होते हुए गुजरेगा? फोकस से होते हुए गुजरेगा। कहां से होते हुए गुजरेगा? फोकस से होते हुए गुजरेगा। दूसरा नियम देखो यहाँ पे, दूसरा नियम कहता है फोकस से होकर जाने वाली किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकलती है। फोकस से होती हुई जाने वाली किरण परावर्तन के बाद कहां से होते हुए गुजरेगी? मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। देखो यहाँ पे के समांतर निकले। देखो यहाँ पे मान लेते हैं क्या? अवतल दर्पण है। ये क्या है? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में जब भी कोई किरण ऐसा करके, जैसे मान लो ये मुख्य अक्ष है, प्रधान अक्ष है, सही से समझना इस बात को। तुम्हें कह रहा है कि जब भी कोई किरण फोकस से जाएगी, किससे जाएगी? फोकस से जाएगी, तो ये परावर्तन के बाद समांतर निकलेगी। जैसे यहाँ पे मान लो ये क्या है? इसका फोकस है। ये क्या है? फोकस है। कोई किरण ऐसा करके फोकस से आया, आने के बाद इससे टकराया, टकराने के बाद यहाँ से जाएगा? समांतर जाएगा। देखो, ये प्रधान अक्ष के समांतर जा रहा है कि नहीं जा रहा? बिल्कुल जा रहा है। अब इसमें तुम उत्तल दर्पण में देखो, ये उत्तल दर्पण है बाबू। ये क्या है? उत्तल दर्पण है। ये उत्तल दर्पण है, यहाँ पे फोकस रहता है। तो कोई भी किरणें जब फोकस की तरफ आ रही है, कोई भी किरणें जब फोकस की तरफ आ रहा है तो आने के बाद यहाँ से जैसे टकरा है ना वो, तो ये ऐसे करके गुजर जाएगा। फोकस की तरफ आ रहा है, आने के बाद फिर ये ऐसे लौटेगा। ठीक है, ऐसे लौटेगा, फिर यहाँ से जाके गुजरते हो जाएगा। तो इससे पता ही चलता है कि दो नियम आपको याद रखना है। अगर कोई प्रकाश की किरणें समांतर जा रहा है तो फोकस से होते हुए जाएगा, लेकिन अगर कोई प्रकाश की किरणें फोकस से होते हुए जा रहा है तो समांतर जाएगा। डायरेक्ट ऑपोजिट, यानी उसका डायरेक्ट उल्टा होगा। अगर समांतर जा रहा है तो फोकस से जाएगा, और अगर फोकस से जा रहा है तो समांतर जाएगा। परावर्तन समांतर में होगा। अब आते हैं कि तीसरा नियम क्या कहता है। कौन सा नियम बाबू? तीसरा नियम क्या कहता है? देखो यहाँ पे तीसरा नियम कह रहा है, किसी वक्र दर्पण की वक्रता केंद्र C से होकर जाने वाली किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौटती है। देखो, हमने उसमें पढ़ा कि जब भी कोई फोकस से होकर कोई किरणें जा रही है तो वो समांतर निकल रही है। लेकिन अगर उसमें पढ़े थे कि अगर कोई किरणें समांतर जा रही है तो फोकस से होते हुए निकल रही है। ये भाई साहब कह रहा है कि नहीं,
अगर तुम मेरे केंद्र से होते हुए जाओगे तो केंद्र से ही आओगे, केंद्र से होते हुए अगर जा रहे हो तो केंद्र से होते हुए आओगे। अगर ये केंद्र से होते हुए जा रहा है केंद्र से होते हुए आएगा भी। इसे क्या कहते हैं? तीसरा नियम कहते हैं। इसे आप एक तरीके से गुंडा मान सकते हो। क्या मान सकते हो? गुंडा मान सकते हो कि हम तुम्हें किसी भी तरीके से पास नहीं होने देंगे। 4 ध्रुव पी पर आपतित किरण और परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के साथ समान कोण बनाती है। देखो यहाँ पे जो पी है, ऐसा करके कोई भी किरण आ रहा है, यहाँ पे जो कोण बनेगा, यहाँ पे जो कोण बनेगा, यहाँ पे जो कोण बनेगा कोण आई, और यहाँ पे जो परावर्तन के बाद यहाँ से निकलेगा, यहाँ पे जो कोण बनेगा कोण आर, ये दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो 2 नियम याद रखना है कि अगर कोई प्रकाश की किरणें बिल्कुल ध्रुव पे आ रहा है, 5वां नियम है, 4 नियम, नियम नंबर 4, अगर कोई प्रकाश की किरणें ध्रुव पर आ रहा है तो आपतन कोण जितना होगा परावर्तन कोण भी उतना ही होगा, है ना। तीसरा नियम, ये जो तुम्हारा तीसरा नियम है, तीसरा नियम कहता है कि अगर कोई प्रकाश की किरणें केंद्र से होती हुई जा रही है तो केंद्र से होती हुई ही आएगी, है ना। बस इतना सा ही नियम है। बढ़ते हैं आगे। अनंत पर स्थित वस्तु। देखो अनंत किसे कहते हैं? बिल्कुल जहां पे नजर नहीं आता है। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं एक कोई दर्पण है, यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे केंद्र है, और इसके बगल में, इसके जस्ट उधर में जब भी जाओगे तो वो अनंत कहलाएगा। अगर कोई वस्तु अनंत पे रहता है, कहाँ पे रहता है? अनंत पे रहता है। मान लेते हैं यहाँ पे कोई वस्तु है, ठीक है, यहाँ पे कोई वस्तु है, ये थोड़ा सा लकीर दिखता कम है, हो गया। अगर कोई वस्तु को मैं यहाँ पे अनंत पे रखता हूँ, जिसका नाम रखता हूँ ए बी, जिसका नाम रखता हूँ ए बी, तो ये सबसे पहला हमने नियम क्या बताया था? सबसे पहला नियम ये बताया थे कि कोई भी वस्तु रहता है तो सबसे पहले समांतर जाता है। कहाँ पे जाता है? समांतर जाता है। जैसे ही ये समांतर पे जाएगा, जैसे ही ये बिल्कुल ऐसा करके सीधे रेखे समांतर पे जाएगा, जाने के बाद परावर्तन होगा किसकी तरफ? फोकस से होते हुए आएगा। किससे आएगा? फोकस से होते हुए आएगा। तीसरा नियम हमने क्या बताया था? देखो कोई भी किरण जब रहता है ना बाबू, अगर उसे केंद्र से पास करते हैं तो केंद्र पे ही आके वो टिकता है। तो अगर मैं इस वस्तु को केंद्र से होते हुए गुजारूं, इस वस्तु को मैं किससे होते हुए गुजारूं? केंद्र से होते हुए गुजारूं, यहाँ पे आएगा, ऐसा करके जा रहा है, ऐसा करके। देखो दर्पण जो है थोड़ा सा छोटा है इसलिए टेढ़ा हो गया। इसका प्रतिबिंब जो बनेगा कहाँ पे बनेगा? यहाँ पे बनेगा, लेकिन उल्टा बनेगा। ए अगर ऊपर था तो ये तुम्हारा यहाँ पे नीचे आएगा, बी ऊपर जाएगा, ए डेज बी डेज। सही से समझ लेना। किसी चीज का प्रतिबिंब नापते हैं तो उस वस्तु से सबसे पहले समांतर किरणें लेके जाते हैं। जैसे उस वस्तु से समांतर किरणें जाएंगे तो फोकस से होते हुए आएंगे। दूसरा किरण जो जाएगा बिल्कुल केंद्र से होते हुए जाएगा, क्योंकि केंद्र से जैसे ही कोई किरण जाता है और जहां पे ये प्रतिच्छेद करेगा वहीं पे इसका क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। कोई दिक्कत परेशानी हो रहा तो बताना हमको। अब यहाँ पे आते हैं, कोई भी वस्तु सी पर स्थित हो, कोई भी वस्तु सी पर स्थित हो, इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? देखो यहाँ पे, अब ये कोई वस्तु यहाँ पे मैं रख देता हूँ, यहाँ पे कोई वस्तु रख देता हूँ, तो सबसे पहले ये समांतर होते हुए जाएगा, किससे होते हुए गुजरेगा? फोकस से होते हुए गुजर जाएगा। किससे होते हुए गुजरेगा? फोकस से होते हुए गुजर जाएगा। दूसरी बार जो ये निकलेगा, कहाँ से निकलेगा? तुमको पढ़ाए थे कि ऐसा करके जब भी कोई किरण जाता है बाबू तो ऐसे जाएगा, फोकस से जाएगा, तो ये कैसे निकलेगा? समांतर निकलेगा। कैसे निकलेगा? समांतर निकलेगा। कोई वस्तु जाएगा तो कहाँ से होते हुए निकलेगा? समांतर निकलेगा। जिस जगह पे ये काटेगा वहीं पे इसका क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। वहीं पे इसका क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। देखो मैं ये ड्राइंग कर रहा हूँ इसलिए शायद यहाँ पे केंद्र से थोड़ा सा आगे बढ़ गया, केंद्र से थोड़ा सा आगे बढ़ गया है, लेकिन अगर केंद्र पे कोई वस्तु रहता है तो केंद्र पे ही उसके प्रतिबिंब बनता है। तो ऐसा कोई रेखा है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। देखो यहाँ पे बता रहा है कि अगर कोई वस्तु सी पर स्थित है, अगर कोई वस्तु सी पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? इससे पहले बता चुके हैं कि इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? सी पर ही बनेगा। कहाँ पे बनेगा? सी पे बनेगा। जैसे मान लो यहाँ पे कोई वस्तु है, यहाँ से सीधे जाएगा, प्रकाश के फोकस से होते हुए गुजरेगा। कहाँ से? फोकस दूरी से होते हुए ये गुजरेगा। फिर यहाँ से किरण और जाएंगे, ठीक है, ये फोकस से होते हुए जाएंगे और बिल्कुल समांतर आते 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 तो यहाँ पे टकराएंगे, ठीक है। ऐसा करके बनेगा। सीधा सा बात याद रखना है कि अगर कोई वस्तु से हमें प्रतिबिंब चाहिए तो सबसे पहले उस वस्तु से हमें कोई समांतर किरण लेके जाना होगा, और जैसे वो समांतर किरण चले जाएगा फिर उस वस्तु से एक फोकस में भेज देंगे और वो समांतर निकल जाएगा, ठीक है। या तो फोकस से भेजेंगे या फिर केंद्र से भेजेंगे। लेकिन अगर कोई वस्तु केंद्र पे है तो केंद्र से होते हुए कैसे जाएगा? इसलिए फोकस में भेज रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, सी और एफ के बीच कोई स्थित वस्तु है, सी और एफ के बीच में कोई वस्तु है, यहाँ पे रख देते हैं,
सी और एफ के बीच में कोई वस्तु रख देते हैं। वस्तु जब तुम्हारा बाबू भाई यहाँ पे रहेगा, मान लेते हैं यहाँ पे ए बी, यहाँ से बिल्कुल समांतर जाएगा, जाने के बाद ये एफ से होते हुए गुजरेगा, गुजरेगा कि नहीं गुजरेगा। अब फिर ये दूसरी किरण आएगा, दूसरे किरण बिल्कुल एफ से होते हुए जाएगा, सॉरी का स्थित है ए बी, यहां से कोई समांतर किरणें जाएगा, जाने के बाद एफ से होते हुए गुजरेगा, फिर यहां से कोई किरणें जाएगा कहां पे, ध्रुव पे जाएगा, और ध्रुव से होने के बाद बिल्कुल ऐसा करके मुड़ जाएगा वो। ठीक है, ये कहां पे जा रहा है, अनंत पे जा रहा है। इससे पता चलता है अगर कोई वस्तु सी तथा एफ के बीच में स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, अनंत पे बनेगा, जो कभी मिलेगा ही नहीं, है ना। इस तरीके से तुम्हारा प्रतिबिंब बनता है। एक ट्रिक किसमें आते हैं, एक ट्रिक में बता रहा हूं, एक जादू बता रहा हूं, देखोगे जादू, मैं बता रहा हूं तुमको जादू। देखो जादू ये है कि इसमें क्या करना है कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख देना है। क्या लिख देना है, ऐसा करके लिख देना है। यहां पे लिखना 1 2 3 4 5। अगर कोई वस्तु यहाँ पे अनंत पे रखोगे उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। कहाँ पे बनेगा, बिल्कुल जस्ट बाहर में रखोगे तो फिर फोकस में बनेगा। अगर कोई वस्तु अनंत और एफ के बीच में रहेगा, अनंत और केंद्र के बीच में रहेगा, अनंत और केंद्र के बीच में रहेगा तो वो एफ तथा केंद्र के बीच में बनेगा, फोकस तथा केंद्र के बीच में बनेगा। अगर कोई वस्तु को तुम केंद्र पर बनाओगे बाबू भाई तो उसका प्रतिबिंब भी केंद्र पे बनेगा। अगर कोई वस्तु फोकस तथा सी के बीच में रहेगा तो कहाँ पे बनेगा, अनंत और केंद्र के बीच में बनेगा। अगर किसी वस्तु को तुम फोकस पे रखोगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, अनंत पे बनेगा। लेकिन अगर कोई वस्तु को तुम यहाँ पे रखोगे कि ध्रुव तथा फोकस के बीच में रखोगे, इसका प्रतिबिंब बनेगा नहीं, इसका प्रतिबिंब इसके बगल में बनेगा, इधर बनेगा, इसीलिए यहाँ पे हो नहीं सकता है। तो तुम सिर्फ 5 तक याद रखो। कितना तक याद रखो, 5 तक, बाकी ये सब भूल जाओ। ये ट्रिक है, इसको याद रखो, ज्यादा दिक्कत परेशानी नहीं करना है। अगर तुम्हें क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर कोई वस्तु फोकस पे है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, डायरेक्ट अनंत पे बनेगा। अगर कोई वस्तु फोकस तथा केंद्र के बीच में है तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, केंद्र तथा अनंत के बीच में बनेगा। इस तरीके से ट्रिक के द्वारा इसको याद रखो। अब आते हैं दर्पण की एक खासियत होती है पार्श्व परिवर्तन। क्या आते हैं, पार्श्व परिवर्तन। देखो पार्श्व परिवर्तन क्या होते हैं, जब भी हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं, उल्टाव, पार्श्व का मतलब होता है उल्टाव, वह घटना जिसमें किसी वस्तु के बाएं और दाएं भाग समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब में उल्टे दिखाई देते हैं, उसे क्या कहते हैं, पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। दर्पण के सामने जब भी हम खड़े होते हैं, अगर मैं दायां हाथ उठाता हूं उसमें बायां हाथ नजर आता है, और अगर मैं बायां हाथ उठाता हूं दायां हाथ नजर आता है। ऐसा होता क्यों है, ये पार्श्व परिवर्तन के कारण होता है ना। आप अपने घर में जाइए और जाने के बाद दर्पण के सामने खड़ा होइए, अगर उसमें उल्टा नहीं दिख रहा है, देखो एक फैक्ट बता रहा हूं मैं, अगर आप रियल हैं, अगर आप वास्तविक है तो आपका प्रतिबिंब जो है काल्पनिक बनेगा, लेकिन अगर आप काल्पनिक है तो आपका प्रतिबिंब रियल बनेगा। तो मैं अगर रियल हूं, अगर मैं दर्पण के सामने जाऊंगा तो मेरा जो प्रतिबिंब बनेगा वो वर्चुअल या फिर वो रियल नहीं बनेगा, वो वर्चुअल बनेगा, यानी वो उल्टा बनेगा। नहीं समझे आप लोग। यहाँ पे जैसे मैं एक दायां हाथ उठा के रखा हूं तो यहाँ पे बायां हाथ नजर आ रहा है, ये पार्श्व परिवर्तन है। आप लोग भी अपने घर पे ट्राई कर सकते हैं, देखिए अगर वो सीधा सीधा हाथ उठ रहा है इसका मतलब आप खुद नहीं है, आपके भूत वहां पे खड़ा है। भूत समझ रहे हैं ना, क्योंकि अगर आप खुद वहां पे खड़े रहेंगे तो जाहिर सी बात है दायां हाथ नहीं उठेगा, बायां हाथ नजर आएगा। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि मैं दायां हाथ ने उठाया और दायां हाथ ही नजर आ रहा है तो फिर आओ आप नहीं कह सकते, वो आपका भूत है। अब आते हैं कि समतल दर्पण की परिभाषा। ये परिभाषा हमने पहले बताया कि जो तुम्हारा बिल्कुल सपाट रहेगा, बिल्कुल बराबर रहेगा, ना ही वो ऊंचा रहेगा ना ही वो धंसा हुआ रहेगा, उसे क्या कहते हैं, समतल कहते हैं। इसकी विशेषता क्या है, ये प्रतिबिंब सीधा बनाता है, प्रतिबिंब आभासी बनाता है, वस्तु के बराबर बनाता है और दर्पण के पीछे बनाता है। पार्श्व परिवर्तन दायां बदल में बदलता है। चेहरा देखने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, नाई की दुकानों में होता है, घरों में सजावट के लिए होता है और प्रकाश बढ़ाने के लिए भी होता है और विज्ञान प्रयोगों में होता है ये समतल दर्पण का उपयोग। ठीक है, अब आते हैं, जैसे देखो ये वाला इंसान जो यहाँ पे खड़ा है, जितनी दूरी इसका है उतना ही दूरी इसकी प्रतिबिंब का है, यानी जितना दूरी पे खड़ा रहेगा उतना ही दूरी पे इसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, है ना। अब आते हैं, ये जितना लंबा है उतना ही लंबा ये भी है। तो ये समतल दर्पण की विशेषता है जो कि आपको याद होना चाहिए। अवतल दर्पण, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह
धंसा हुआ हो, उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। अब अवतल दर्पण की विशेषता क्या है? ये प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर फोकस करती है। प्रकाश किरणों को क्या करती है? एक ही बिंदु पर फोकस करती है। जैसे मान लो यहाँ पे अगर कोई अवतल दर्पण है, यहाँ से कोई प्रकाश किरण आया, एक जगह पे आ गया, यहाँ से शेविंग के रूप में होता है, दांत के डॉक्टर डेटिंग के रूप में होता है, टॉर्च और सर्चलाइट में होता है, वाहन के हेडलाइट में होता है, सोलर कुकर में होता है अवतल दर्पण का उपयोग। ठीक है, लास्ट में आ जाते हैं उत्तल दर्पण। किसमें आते हैं? उत्तल दर्पण। देखो, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो, उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। इसकी विशेषता क्या है? कि प्रकाश के किरणों को फैलाता है, प्रकाश की किरणें जितने रहता है वो आपस में फैलाता है, फोकस आभासी बनता है, केवल आभासी और छोटा सा भी बनाता है। देखो यहाँ पे उत्तल दर्पण में क्या होता है कि इसकी जो प्रतिबिंब रहता है या फिर जो वस्तु रहता है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। अवतल दर्पण में क्या होगा कि वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा। ये इसका अंतर होता है ना। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा नहीं बनता है, प्रतिबिंब उल्टा बनता है। साइड मिरर के रूप में इसका इस्तेमाल होता है, सुरक्षा दर्पण में होता है, रोड के मोड़ पे लगा हुआ दर्पण में होता है, दुकान होता है बाबू भाई वाहन के साइड मिरर के रूप में। इसका सबसे जीता जागता उदाहरण तुम लोग जानते हो कि वाहन के साइड में जो दर्पण रहता है वो हमेशा वस्तु को छोटा करके दिखाता है ना। इसीलिए वाहन के साइड में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, क्योंकि उसमें अगर अवतल दर्पण लगा दिया जाएगा तो एक तो बड़ा ट्रक रहेगा, उसको और बड़ा दिखेगा, तो उसमें एक्सीडेंट होने के खतरा रहता है। इसीलिए उत्तल दर्पण लगाया जाता है ताकि बड़े से बड़े चीज को बिल्कुल छोटा करके दिखाएं। अब आते हैं उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर। देखो यहाँ पे, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे अवतल कहते हैं। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो उसे उत्तल कहते हैं। अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है, उत्तल दर्पण का फोकस आभासी होता है। अवतल दर्पण बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, उत्तल दर्पण छोटा प्रतिबिंब बनाता है, ये छोटा भी बनाता है। अवतल दर्पण में सीधा एवं उल्टा प्रतिबिंब दोनों बनता है, ये सिर्फ और सिर्फ सीधा प्रतिबिंब बनाता है और काल्पनिक कहा जाता है। अब आते हैं प्रतिबिंब। किसमें आते हैं? प्रतिबिंब। जब प्रकाश की किसी पॉलिश चमकीली सतह से परावर्तित होता है और हमारी आंखों तक पहुंचती है तो हमें वस्तु का जो आभासी या वास्तविक रूप दिखाई देता है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। देखो, वास्तविक रूप में ऐसा करके कोई चीज रहता है, इसके परावर्तन के बाद ये देखो उल्टा हो गया, तो वास्तविक प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो प्रतिबिंब कैसा होगा? उल्टा होगा। काल्पनिक प्रतिबिंब जैसा होगा तो प्रतिबिंब कैसा होगा? सीधा होगा। ठीक है, तो इस तरीके तुम्हारा प्रतिबिंब बनता है। देखा होगा कि एम्बुलेंस के जो सामने लिखा हुआ रहता है उल्टा करके लिखा हुआ रहता है। क्यों रहता है? इसका कारण ये रहता है कि क्योंकि वाहन के साइड मिरर में जो रहता है ना बाबू, ये उत्तल दर्पण रहता है। उत्तल दर्पण हमेशा उल्टी चीज, सीधा चीज को उल्टा करता है, उल्टा को सीधा करता है पार्श्व परिवर्तन के कारण। लेकिन ये अगर पहले से उल्टा है, ये अगर पहले से उल्टा तो ये कैसा दिखेगा? सीधा है। हमें बताया कि दर्पण का वह रूल है, अगर कोई चीज रियल है तो उसको उल्टा करेगा, लेकिन अगर कोई चीज पहले से उल्टा है तो उसको सीधा कर देगा। तो ये पहले से उल्टा है। कैसा? ये पहले से उल्टा है। तो दोस्तों बस यहाँ तक। कैसा लगा आज का क्लास कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसके बाद जो मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ, एक दर्पण सूत्र रहता है कि 1/v + 1/u = 1/f, इसको बेहतरीन तरीके से सिद्ध करना बताएंगे, बिल्कुल आसान और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, जो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। और एक सूत्र है F = r/2, ये दोनों दर्पण में सिद्ध करके बताएंगे। दर्पन सूत्र भी दोनों दर्पण में बताएंगे। ये वाला वीडियो मैं जल्दी लेके आने वाला हूँ। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बात करते रहिए। मैं आपका कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, मिलते हैं फिर। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय, जय हिंद।